बच्चों नमस्ते, सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? बताइए, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? एक बार बताएंगे? हाँ उमेश भाई, वो आज एक इवेंट था दूसरे चैनल पे, तो उस इवेंट को की वजह से जो है लेट हुए हैं। इवेंट था जीतू जी, एक इवेंट था दूसरी जगह, एक राजस्थान के चैनल पर जो है एक इवेंट, एक बैच लॉन्चिंग हो रही थी, तो उस वजह से वहाँ थोड़ा वक्त लग गया है। उमेश, सोनू, विशाल, यूज़र, सूर्या, गौतम, जीतू, सरोज, अंजलि, रवि गुप्ता, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। आवाज़ आ रही है क्या बच्चों? आप तक आवाज़ आ रही है? ठीक ठीक आवाज़ आ रही है क्या? चलिए, आज हम लोग बैच पर पहली क्लास कर रहे हैं, और आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक नए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। ईश्वर करे आप लोगों को जितना भी हम लोग कर्म करें उसका बेहतर परिणाम मिले, इसी आशा के साथ हम लोग काम को शुरू करेंगे। दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूं। कुछ तो हमने डेमो क्लासेस जो हुई हैं उसमें देखा ही होगा। हमारी पहली कोशिश तो ये होती है, मेरा अपना पढ़ाने का तरीका ये है कि हम लोग बीच बीच में कंसेप्ट्स को डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि जो वन लाइनर डेटा है उसमें कई बार भूलने की जो है तकलीफ आती है। इसीलिए हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोग फिजिक्स को काफ़ी कंसेप्चुअल तरीके से लेकर चलें। एक बात तो हमारी ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहें। बाकी नोट्स तो आपको मिलेगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको मिलता है, जो भी जिस भी तरह का बैच होता है सभी को नोट्स मिलता है। लेकिन मेरी अपनी आपसे ये एक प्रार्थना कहें या सलाह कहें कि आपका जो अपना नोट्स होता है उससे बेहतर कुछ नहीं होता। आप अपने नोट्स को साथ साथ बनाते चलें तो उसका आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात ये हुई कि कहीं कहीं पर जहां जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहां जहां हमें लगेगा कि कोई बात पीपीटी के माध्यम से समझा सकते हैं, कोई बात किसी वीडियो के माध्यम से समझा सकते हैं, कोई बात किसी भी तरीके से समझाई जा सकती है, तो हम बीच बीच में उसका भी प्रयोग करेंगे। ठीक है। और चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, चौथी बात, कि हम लोग अपना दायरा कहाँ तक रखें। भाई कितना फिजिक्स में तो यहाँ से लेकर वहां तक पढ़ा जा सकता है। एक सुई से लेकर जहाज तक सब चीज का मापन फिजिक्स ही कहलाएगी। तो फिर हमारी नजरें कहाँ तक फिजिक्स की जड़ों को कहाँ तक खंगालेंगी? तो हमारी नजरें, हमारा जो प्रयास होगा फिजिक्स को वहां तक पढ़ने का होगा जहां तक हमारा सिलेबस लिखा है। दरअसल सबसे अच्छी बात यूपी ट्रिपल एससी के जो बैच है वो ये है, यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें है ना सिलेबस बहुत डिटेल दिया है, एक एक बात को खोल कर रखा है, जो कि पहली क्लास में आपने डेमो की क्लास में देखा भी होगा। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, इसमें अच्छा पीडीएफ के साथ। और दूसरी बात ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मतलब पांचवी बात ये होगी कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा, पूरी यूनिट जैसे ही कर दूंगा, फिर उसके सारे पीवाईक्यू करा दूंगा। अगर कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट के साथ ही पीवाईक्यू। पीवाईक्यू केवल आप ही की परीक्षा में आए हुए नहीं होंगे, किसी भी परीक्षा में जो सवाल उससे आया होगा। मान लेते हैं हम लोग साउंड पढ़ेंगे, अब साउंड वेव से या प्रकाश से, लाइट से कोई भी सवाल कहीं भी आया होगा, बात तो कंसेप्ट की है ना, बात सवाल की नहीं है। तो सवाल जहां भी
कहीं भी आता है सवाल उसको हम लेंगे और उसको पढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा और ऐसे हम पढ़ेंगे। बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर तो हम चलते रहेंगे आगे। किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए, बताइए जल्दी से, फिर आगे शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने, जब हम पिछली क्लास में आपसे मिले थे, जो लोग डेमो में हमसे मिल चुके हैं, पीडीएफ सर पीडीएफ से मत पढ़ाना प्लीज, आप बोर्ड पर समझा कर पढ़ाना। हाँ, लगभग हम 90% ऐसे ही पढ़ाएंगे भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है कि कोई आपको जीआईएफ बनाना है, दिखाना है, कोई ऐसी चीज दिखानी है, तो उसका वहां प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलें आगे, शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जहां जहां सिलेबस में न्यूमेरिकल आपके बहुत खास लिखे नहीं है, बहुत खास जगहों पर न्यूमेरिकल लिखे नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल यूनिट हैं, वो टेक्निकल यूनिट जो दूसरे टीचर कराएंगे, टेक्निकल यूनिट जो दूसरे टीचर कराएंगे, वो अपने हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट 1 शुरू की थी, हमने यूनिट 1 शुरू की थी। रेड पेन ले लेते हैं। और इस यूनिट 1 में हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ था, मापन, मेजरमेंट, मैं वहां से आगे पढ़ा रहा हूं जहां से आप पीछे यूट्यूब पर पढ़कर आ गए हैं, वहां से आगे पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, एक बार बता दो, ठीक है चलूं आगे ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहां जहां दिक्कत आएगी आप बताते चलिएगा, ठीक है? अरे भाई, हमें तो पढ़ाना ही है, आपको समझ में आए इससे बेहतर क्या है? जैसा आपको समझ में आएगा हम वैसा पढ़ाएंगे। चलिए, मेजरमेंट में आ रहे हैं, और हम लोग, क्योंकि टाइम कम है, तो हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में मेजरमेंट, दूरी के मात्रक पढ़े थे। आज नया बोर्ड है, देखो कितनी अच्छी राइटिंग भी लग रही है। दूरी के मात्रक, और दूरी के मात्रक में हम लोग बाइलिंगुअल चल रहे हैं, तो हम बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा, यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ आपके लेंथ, लंबाई के मात्रक, ठीक है, लंबाई के या दूरी के मात्रक। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों चीजों को अगर हिंदी और अंग्रेजी में पैरेलल लिखेंगे तो बहुत वक्त लगता है, तो हम लोग थोड़ा सा बाइलिंगुअल करके इंग्लिश जैसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। तो यहां से जब हम चले थे, तो हमने पहली बात यह समझी थी कि सर, जब हम बहुत छोटी दूरियां नापते हैं, ध्यान से समझते चलेंगे, जब हम बहुत छोटी दूरी नापते हैं, तो छोटी दूरियों में हमने आपको एक बात बताई, कै कबूतर, पहला आपको बताया कि हम क्या नाप रहे हैं, हम लोग नाप रहे हैं नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नापे हैं, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नापा। जब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नापते हैं, तो इसे हम 10⁻15 से मापा जाता है, और इसे फेम्टो कहते हैं, इसे फेम्टो कहते हैं। ये 10⁻15 क्या होता है, फेम्टो क्या होता है, आज की ही क्लास में देखेंगे। हाँ, यूनिट ऑफ डिस्टेंस लिख लीजिए, कोई बात नहीं है भाई, ये उधर लंबाई की जगह मैंने थोड़ा ऐसे नहीं लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, हमने खे खरगोश पे आएंगे। तो खे खरगोश पे आपने कहा था सर, परमाणु की त्रिज्या कैसे नापते हैं? परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम, इसको मापने का क्या है, त्रिज्या, तो 10⁻10, 10⁻10, और इसे एंगस्ट्राम कहते हैं, इसे एंगस्ट्राम कहते हैं। ठीक है जी। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़े थे, यहीं से हम लोग आगे बढ़े थे। तो आगे बढ़ने में हम आगे यहां चले। गै गमला, गै गमले में हमने कहा कि हम लोग कुछ बड़ी दूरियां नापें, कुछ बड़ी दूरियां मापें, और बड़ी दूरियों के मापन के लिए, बड़ी दूरियों के मापन के लिए हमने पहला लिया एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं प्रकाश वर्ष। ये जो प्रकाश वर्ष था 9.46 इंटू 10⁻15, 10⁻15 आपका जो है किलोमीटर। यहां से आप चले थे, या 12 लिखूं, बताओ
बताओ जल्दी, जो कल क्लास में थे। 12 लिखूं या ऐसे लिखूं? गे घे, फिर यहां से आगे चले पारसेक। एक पारसेक बताया था आपको कितना? 3.46 लाइट ईयर। लाइट ईयर, हाँ कोई बात नहीं, ले आइए ले आइए ले आइए, कोई बात। ये 26, बताइए मीटर लिखूं क्या? बोल नहीं रहे हैं, कल की क्लास में नहीं थे क्या? मीटर, और फिर यहां से आगे चले, और यहां से आगे चलने पर आपने मिला था खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर 1.496 10⁸ यहां तक तो हो गई थी हमारी बात। हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी भाई वहां वहां कराएंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां पढ़ाएंगे। अब हम यहां से आगे बताते हैं आपको, ये तो सारी बातें आपको पिछली क्लास में बताई दी थी। अब हम यहां से आगे बता रहे हैं कुछ। अब हम लोग एक दार्शनिक प्रणाली बताएंगे आज की क्लास में, जितना वक्त बचा है। वहां से एक सवाल आता है, दार्शनिक प्रणाली जिसे मेट्रिक सिस्टम कहा जाता है, जिसे मेट्रिक सिस्टम कहा जाता है। कहां से क्या हो गया भाई? एक सेकंड बच्चों। दार्शनिक प्रणाली, जिसे ये नया बोर्ड है आज, जिसे मीट्रिक सिस्टम कहा गया। मीट्रिक सिस्टम में हम दो चीजें नापते हैं, बहुत बड़ी और बहुत छोटी। बहुत बड़ी और बहुत छोटी दूरियों का मापन किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज डिस्टेंस को हम इसमें क्या करते हैं? मापन करते हैं। कैसे मापन करेंगे? एक बेस माना जाता है 10⁻0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। 10⁻0 जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब इस 10 की पावर को घटा बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं? 10⁻1 हो गई, 10⁻2 हो गई, 10⁻3 हो गई, 10⁻4 हो गई, 10⁻6 हो गई। ऐसे इधर चलता रहेगा 10 के गुणज में। जब इधर आएंगे तो 10⁻−1 हो गई, इससे छोटा है, इससे और छोटा जो होगा 10⁻−2 होगा, 10⁻−3 होगा, 10⁻−6 होगा। ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। इस 10 की घात के आधार पर, इस 10 की जो आपकी घात है उसके आधार पर, इस तुलना में जब हम किसी भी नंबर को दिखाएंगे, उस नंबर के आधार पर जब हम दूरी नापेंगे, उसे हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं, मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को इन घातों के माध्यम से आप छोटी सी जगह में या संक्षिप्त रूप में बहुत ही आसान तरीके से दर्शा सकते हैं। इसीलिए दार्शनिक प्रणाली का उदय हुआ है। तो हम इसको कैसे, पेपर में क्या सवाल आता है जरा देखें। तो अगर हम लोग यहां से लेकर चले, पहले इधर चलेंगे, 10⁻0 बराबर 1 होता है, और इस 0 1 से हम लोग इधर बढ़ना शुरू करेंगे, तो इससे इधर आएंगे तो 10 की पावर जो -1 होगा, इसे डेसी कहते हैं। डेसी कहते हैं। अब एक ही जगह समझ लीजिए, फिर समझते चलना। हमारे पास एमकेएस पद्धति जो थी उसमें 3 भौतिक राशियां थी, जिसमें लंबाई थी, जिसमें द्रव्यमान था, जिसमें समय था। 3 भौतिक राशियां मानी गई।
जो एसआई में आकर फिर 7 हो गई। लेकिन वो जो 3 भौतिक राशियां आप कहते हैं, अगर आप उसे यहां लगा देंगे, अगर आप लंबाई लगाते हैं तो ये डेसीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। अगर आप यहां पर ग्राम जो है आपका द्रव्यमान लगाते हैं, या आप यहां पर समय लगाते हैं, तो ये डेसी सेकंड भी कह सकते हैं, डेसीग्राम भी कह सकते हैं, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो हम यहां से चलना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये आपका मिलीमीटर है, मिली सेकंड है, और जो है मिलीग्राम है। तो ऐसे ही डेसीमीटर या डेसी में आप क्या कहेंगे, डेसीग्राम कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये डेसी सेकंड है। तो अगर आप इसके सामने डेसी लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 10 की तुलना में, 10 की तुलना में ये 10 गुना छोटा हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर यहां से आगे चले, यहां से आगे चले तो आप 10 की पावर -2 कहेंगे, तो इसे आप सेंटी कहते हैं, इसे आप सेंटी कहते हैं। सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटी सेकंड कह सकते हैं। फिर यहां से इसकी तुलना में 100 गुना छोटा हो जाएगा। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो 10 की 3 हो जाएगा। इसे आप लोग मिली कहते हैं। जैसे कहते हैं ना मिली सेकंड, मिलीमीटर, मिलीग्राम, ऐसे चलते हैं। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको 10 की पावर -6 मिलेगा, जिसे आप माइक्रो कहते हैं। मिली और माइक्रो से कई बार सवाल आते हैं, इसलिए दोनों बातें खास हो जाती है कि कौन सा 10 की -6 है और कौन सा 10 की -3 है। एक सवाल ये हो जाता है। भाई आवाज वगैरह आ रही है, सुन रहे हो क्या? फिर यहां से आगे बढ़े तो 10 की पावर -9, न जाने कितनी बार सवाल आया है। इस 10 की पावर -9 को ही नैनो कहा जाता है। इसे नैनो कहा जाता है। जो वर्तमान की नैनो टेक्नोलॉजी है, जो वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी है, वो नैनो टेक्नोलॉजी 10 की -9 पर ही काम करती है। नैनो टेक्नोलॉजी 10 की -9 पर ही काम करती है, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां से आगे बढ़ना शुरू किया तो आप कहेंगे 10 की -10 आता है सर एक। ये जो 10 की -10 आता है, इसे ही एंगस्ट्रॉम कहते हैं, जिसमें आप परमाणु की रेडियस नाप रहे थे। इसे ही एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और ये वही एंगस्ट्रॉम है, ये वही एंगस्ट्रॉम है जिससे क्या नापा जाता है, जिससे वेवलेंथ नापी जाती है। ये वही एंगस्ट्रॉम है जिससे तरंग की तरंग दैर्ध्य मापी जाती है, वेवलेंथ मापी जाती है, वेवलेंथ मापी जाती है। इससे तरंग की तरंग दैर्ध्य किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। फिर यहां से आगे चले, यहां से आगे चलने पर आपको 10 की -12 मिलेगी। जब 10 की -12 पे आएंगे तो यहां आप कहेंगे कि पीको, पीकोमीटर या पीकोग्राम, पीको। 10 की -15 कहेंगे, ये 10 की -15 ही फेम्टो है, ये 10 की -15 ही फेम्टो है। जैसे ही 10 की -18 पे आएंगे तो 10 की -18 ही, 10 की -18 जो होगा वो आपका एटो हो जाएगा। बस यहीं तक आप पढ़ेंगे, एटो हो जाएगा। हाँ भाई, समझे क्या मैं क्या बता रहा हूं? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम लोग दार्शनिक प्रणाली पढ़ रहे हैं, और दार्शनिक प्रणाली में हमने 10 की पावर 0 से लेकर जितना छोटा होता चला गया उसको 10 की माइनस यहां तक लिखा। अब ये जो आपका 10 की -15 आपने लिखा है ना भाई, इसी को आप क्या कह रहे हैं? इसी को आप कहते हैं कि जो रेडियस ऑफ एटम है इसी में नापी जाती है। रेडियस ऑफ एटम जो है वो इसी में मापी जाती है। एक बार बताइए कि आपका कुछ कमेंट नहीं आ रहा है भाई, कमेंट वगैरह नहीं आ रहा, आवाज का कुछ समझ में आया है नहीं आया है, कुछ तो बताओ भाई। दोस्तों क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब हम 10 की घात आगे की तरफ चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। अब इस 10 की घात के इधर चलेंगे, एक बार नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, कर लीजिए नोट। चलिए अब की बार यहां लिखेंगे 10 की पावर 0 बराबर 1 होता है। ये तो हमारी मूल इकाई है, यहां से हम बढ़ावा देंगे 10 की -1, इसे हम डेका कहते हैं। ये बहुत बेसिक बता रहा हूं भाई, बहुत बेसिक। इसे हेक्टा कहते हैं। इसे किलो कहते हैं। इसे मेगा कहते हैं। 10 की -9 को बताइए क्या कहते हैं। देखूं आप क्या पढ़ रहे हैं एक बार। इसको टेरा कहते हैं। पेटा कहते हैं। बताइए एक बार, समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आया राकेश भाई? क्या समझ में नहीं आया? ऐसा तो कुछ बता ही नहीं है रहे हैं समझने वाला तो। इसको गीगा कहते हैं। अब ये ही क्यों पूछा हमने आपसे? हाँ, जब तो कोई 21-24 तक पूछा नहीं जाता कोई, ऐसा इसलिए नहीं लिखा है। आपको पता है, सबको पता है, बेसिक बता रहे हैं। तो यही क्यों पूछा? इसलिए पूछा, इसलिए पूछा है। क्वेश्चन 10 की पावर 9 का संबंध है ए नैनोमीटर से माइक्रोमीटर से गीगामीटर से नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द। बहुत बेसिक बता रहा हूं भाई, नन ऑफ द अबव। बताओ। गीगामीटर से सबको सीधा बताया ही है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलिए अब यहां से आगे चलते हैं, ये कुछ बेसिक बातें हो गई, यहां से आगे चलते हैं। अब लिखेंगे हम लोग कुछ व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे। पहला कहां से पढ़ेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। दो तो हमने कल पढ़ लिए थे, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं जिसे, या इससे पहले आप डिस्टेंस को पढ़िए। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम लोग, दो पॉइंट के बीच की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, और इसे हम लोग एसआई पद्धति में मीटर से नापते हैं। एसआई पद्धति में मीटर से मापा जाता है। देखो अभी भी गलत कर दिया है कुछ लोगों ने, तो अभी भी नैनो बता रहे हैं। जब डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाती है,
जब डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाती है तो इसे हम लोग विस्थापन कह रहे हैं, विस्थापन कहते हैं जब इसमें डायरेक्शन आ जाती है। इसे भी हम लोग मीटर से नापते हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती, इसलिए यह एक प्रकार की अदिश राशि है, यह एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जैसे आप विस्थापन कहते हैं तो इस विस्थापन में क्या होता है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। और अगर आपको कोई भी न्यूनतम दूरी तय करनी होगी तो यह सदिश राशि माना जाएगा, यह वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, तो कल की क्लास में हमने आपको एक बात बताने की कोशिश की थी, क्या कि जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहां खड़ा है और इस व्यक्ति को यहां से चाय का कप उठाना है, यहां से चाय का कप उठाना है। एक रास्ता ये है इसके सामने, एक रास्ता तो ये है इसके सामने, इस व्यक्ति के सामने, और एक रास्ता है यहां से जाकर घूम के जाने का रास्ता। तो ये जो रास्ता तय करेगा, यहां से चलकर ये जो रास्ता यहां से तय किया जाएगा, ये इसकी डिस्टेंस है। और जो मिनिमम दूरी तय की जाएगी ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। एक उदाहरण तो ये हो सकता है। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 कि मान लेते हैं कि आप इस कमरे में घुसे, यहां पर इस कमरे का गेट है, कमरे का गेट है, और आपके जूते यहां सामने रखे हैं, आपके जूते बिल्कुल गेट के सामने रखे हैं। एक तरीका है कि आप सामने जाकर जूते को पहनो, और एक तरीका है कि आप जूते सामने से जाकर ना पहनो, आप यहां गए, यहां से चलते हुए यहां गए, यहां से चलते हुए यहां गए। तो इससे जो घूमकर जो आपने तय किया ये डिस्टेंस होती है, जो आपने लंबी दूरी तय की इसे डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम दूरी तय होती है, दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम दूरी तय होती है, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक बात ये हो गई। दूसरी बात और समझे जरा, बहुत खास बात इसमें समझे, क्या कि जैसे ही आप इस कमरे में घुसे थे, जैसे ही आप इस कमरे में घुसे थे, तो इस कमरे में घुसने के बाद आप यहां से घुसे और घुसने के बाद यहां गए और यहां आकर वापस आ गए, पहले इधर गए और फिर वापस आ गए। तो आपने अपने स्थान में कोई बदलाव नहीं किया, स्थान में कोई बदलाव नहीं किया। आप रात में सोए हुए थे, रात में ही बाहर घूम के आ गए और वापस आकर अपनी खाट पर, अपने पलंग पर सो गए, स्थान में कोई बदलाव नहीं किया। अगर स्थान में कोई बदलाव नहीं होता तो विस्थापन 0 हो सकता है। विस्थापन कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ये 0 हो सकता है। लेकिन जो दूरी है वो दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आपने यहां से यहां तक चले और यहां से यहां तक चले, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो आपने लंबाई तय की है, कोई ना कोई तो आपने रास्ता तय किया है। तो लंबाई जो है नेवर बी 0, कभी 0 नहीं हो सकती, कभी भी 0 नहीं हो सकती लंबाई, या दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है। ये बात आप समझे क्या यहां तक? अभी हम आगे दूरी को, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। यहां से आगे चले, विस्थापन और दूरी आपने समझे। जब आप यहां से आगे चले तो आपने कहा सर चाल पर आए, तीसरा नंबर चाल पर आए। चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी क्या होती है, दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, समय किस में नापते हैं, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड किसका सूत्र हो गया, चाल का सूत्र हो गया। मीटर पर सेकंड किसका सूत्र हुआ, चाल का सूत्र हुआ। लेकिन अगर चाल में वेग आ जाए, चाल में वेग आ जाए, जैसे कैसे कहा जाए कि अमित दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर या 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ता है, 25 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। तो इसे हम क्या कहेंगे,
ये दिशा भी आ गई है इसमें, और इसमें आपका मान भी आ गया है, मान भी आ गया है, दिशा भी आ गई है, मान भी आगे से वेग कहते हैं। तो चाल में और वेग में अंतर क्या होता है? दोनों का सूत्र तो होगा मीटर पर सेकंड ही, दोनों का मात्रक तो मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन जो चाल होती है वह एक प्रकार की अदिश राशि होती है। चाल एक प्रकार की अदिश राशि होती है, एक प्रकार की जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि अगर हम अपने वेग की बात करेंगे तो वेग एक प्रकार का सदिश राशि होता है। वेग एक प्रकार का सदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा, भाई समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इसमें दिशा भी आ जाती है, तो इसीलिए ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां से आगे बढ़ने पर आपको जो है वेग के बाद त्वरण मिलेंगे, हम लोग एसिलरेशन लेंगे, एसिलरेशन लेंगे। जब हमने त्वरण की बात की, एसिलरेशन की बात की, तो ये जो एसिलरेशन है इसे हम क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर, वेलोसिटी में चेंज की रेट जो होती है, एक बार बताते चलें भाई, समझ में आ रहा है क्या? वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एसिलरेशन कहलाता है। जैसे आप क्या कह सकते हो अगर भाषा में इसको समझे तो, भाषा में किसको समझे तो कोई गाड़ी किसी दिशा में जा रही थी, कोई गाड़ी नोएडा से दिल्ली जा रही है, नोएडा से दिल्ली जा रही है, उसका वेग 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई गाड़ी नोएडा से दिल्ली जा रही है, 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, लेकिन कभी वह 30 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, कभी वह 60 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो जाती है, कभी उसकी 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, और कभी उसकी स्पीड जो है 30 की जगह 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो वेग है, एक निश्चित दिशा में वेग में बदलाव आ रहा है, एक निश्चित दिशा में वेग में बदलाव आ रहा है, तो इसे हम एसिलरेशन कहते हैं। जैसे आपने अपनी छत से कोई नीचे चीज फेंकी, तो नीचे चीज फेंकने पर जैसे जैसे पृथ्वी से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो एसिलरेशन चेंज हो रहा है। किस दिशा में चेंज हो रहा है? पृथ्वी की दिशा में चेंज हो रहा है, अर्थ की दिशा में चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसे ही ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कहते हैं, इसे ही ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कहते हैं। क्योंकि विज्ञान में पृथ्वी को गुरु कहा गया, गुरु के द्वारा, अर्थ के द्वारा जो एसिलरेशन पैदा हुआ उसे ही गुरुत्व या ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कहा गया, उसे ही गुरुत्व या ग्रेविटेशनल एसिलेशन कहा गया। तो ये जो गुरुत्व है या ग्रेविटेशनल एसिलेशन है, आप समझ रहे होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग का मीटर पर सेकंड है, वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में वेग के परिवर्तन में समय के साथ बदलाव आएगा। तो समय के साथ बदलाव आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसे आप कह देंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक बार बता दो, त्वरण समझे, त्वरण समझे। एक बार बल को पढ़ेंगे डिटेल में, बल को कल देखेंगे, थोड़ा देख लीजिए। यहां से आगे चलेंगे, फोर्स, बल। बल कहां से आता है? बल हमें मां से आता है, एम इन टू ए। बल हमें कहां से आता है? मां से आता है। मास क्या है? एम क्या है? मास है, द्रव्यमान है। ए क्या है? एसिलरेशन है। ए क्या है? एसिलरेशन है। ठीक है, एसआई पद्धति में जाएंगे। जब आप एसआई मेथड में जाएंगे तो मास क्या हो जाता है? किलोग्राम हो जाता है, छोटा के है, किलोग्राम हो जाता है। एसिलेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो न्यूटन पद्धति में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे ही न्यूटन कहते हैं, इसे ही न्यूटन कहते हैं। तो एसआई पद्धति में जब आप गए, एसआई पद्धति में जब आप गए, क्यों भाई बिट्टू, क्या हो गया ऐसा? समझ में नहीं आ रहा है क्या? बिट्टू भाई क्या बात हुई? बिट्टू भाई कह रहे हैं कि सर पढ़ाए, ऐसे पढ़ाएंगे तो पेपर पास नहीं होगा।
समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? सीजीएस पद्धति में चलते हैं। जब सीजीएस पद्धति में जाते हैं तो एफ इक्वल टू एम ए है, एफ इक्वल टू एम ए है। बताओ भैया क्या दिक्कत है? दिक्कत बताओ ना। मास जाएंगे तो ग्राम में लेंगे, एसिलरेशन लेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ही डाइन कहते हैं, इसे ही डाइन कहा जाता है, इसे ही डाइन कहा जाता है। तो पूछेगा डाइन किसका मात्रक है और कौन सी पद्धति में है? डेफिनेशन कौन सी क्लियर नहीं हुई पहले ये तो बताओ भाई। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो यहां कह रहा हूं ना भाई आपको। वेलोसिटी आपको क्या बताया? वेग में परिवर्तन की दर आपको बताने की कोशिश की। बल बताया। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर आप डिस्प्लेस करते हैं, एसिलरेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एसिलरेट करते हैं, उसे एक न्यूटन कहते हैं, उसे एक न्यूटन कहते हैं। भैया सभी लोग बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बार सभी लोग बताइए। मैंने बताया कि बल बराबर एफ इक्वल टू एम में होता है। एम को मास कहते हैं, एसआई पद्धति में मास को किलोग्राम कहते हैं, ए को एसिलेशन कहते हैं, एसिलेशन मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को ही एक न्यूटन कहते हैं। तो 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा? अगर आप 1 किलोग्राम के किसी एक ऑब्जेक्ट में, अगर आप किसी 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एसिलरेट करते हैं, 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एसिलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे 1 न्यूटन कहते हैं। फिर आपने कहा सर सीजीएस पद्धति में गए। सीजीएस पद्धति में एम किसको कहते हैं? ग्राम को कहते हैं, सीजेएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ए को क्या बनेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड जो स्क्वायर होगा उसे एक डाइन कहा जाएगा, उसे एक डाइन कहा जाएगा। तो पूछेगा डाइन किसका मात्रक है? ठीक है, अब अगला चलेंगे तो आप अगले में चलेंगे, अगले में चलेंगे तो एफपीएस पद्धति में आएंगे। जब आप भाई थोड़ा 1-2 दिन लगता है सेट होने में भैया, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एफपीएस पद्धति में आएंगे तो आपने कहा कि क्या है बल का मात्रक? क्या है? एफ इक्वल टू एम ए है बल का मात्रक। ठीक है सर, एम ए है। तो जो है मास में आए, मास में क्या कहोगे आप? मास में पाउंड है, एफपीएस पद्धति में पाउंड है। एसिलरेशन में क्या है? मीटर पर सेकंड, और ये फुट आ जाएगा, तो फुट इंटू सेकंड स्क्वायर। तो आप कहेंगे पाउंड इंटू फुट पर सेकंड स्क्वायर, और इसे ही पाउंडल कहेंगे, इसे ही पाउंडल कहा जाएगा। अगर यह पूछा जाए कि पाउंडल किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे पाउंडल भी बल का मात्रक है, पाउंडल भी बल का मात्रक है। अरे व्युत्पन्न मात्रक में तो कितने आ सकते हैं भाई, आप किसी का भी बना लो। मूल मात्रकों से अलावा कितने भी व्युत्पन्न मात्रक मंगा लो, बना लो आप। अब बिट्टू कह रहे हैं बहुत समझ में आ गया। ऐसा क्या पढ़ा दिया अब मैंने जो पहले नहीं पढ़ाया था? चलिए ठीक है भाई, ध्यान से थोड़ा पढ़िए। ठीक है, एक बार कहने से पहले सोचिए, समझिए, फिर बात करिए। चलिए, तो हमने क्या पढ़ाया है आपको? आज हम लोग चाल की बात की। एक भैया कह रहे हैं पीछे, अभी एक दीदी कह रही हैं कि सीक्वेंस में नहीं लग रहा। दीदी सीक्वेंस में यहां से देखो ना आप, हम डिस्टेंस से शुरू किए थे। डिस्टेंस में दिशा नहीं होती, अगर डिस्टेंस में दिशा आ जाए तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर यहां से आगे बढ़े तो आपने चाल कहा, अगर चाल में दिशा आ जाए तो उसे वेग कहते हैं, अगर वेग में चेंज हो जाए तो उसे एसिलरेशन कहते हैं, और अगर एसिलरेशन में मास साथ में मल्टीप्लाई हो जाए, एसिलरेशन में मास साथ में मल्टीप्लाई हो जाए तो उसे फोर्स कहते हैं।
अगर फोर्स को एसआई पद्धति में कहेंगे तो न्यूटन कहते हैं। सर फोर्स को अगर हम लोग सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो डाइन कहते हैं। अगर फोर्स को एफपीएस पद्धति में जाएंगे तो पाउंडल कहते हैं। पाउंडल कहते हैं। कल हम लोग इसको न्यूटन को डाइन में बदलना सीखेंगे और फिर आगे आपका वर्क का, शक्ति का और जो मात्रक है उनको पढ़ेंगे। थोड़ा समझो भाई, एक दो ऐसे एकदम से किसी भी दूसरे टीचर के साथ कनेक्टिविटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है भाई। एक मिनट में एक बार कमेंट दिखा दीजिए। ठीक है, नहीं पिंकी आपका भी कमेंट पढ़ रहे हैं। सर हिंदी में बताओ, ये हिंदी में बता रहे हैं भाई, इसको हिंदी में डाइन कहते हैं। ये बल है, ये द्रव्यमान है, ये त्वरण है। ठीक है, चलिए आप लिखते रहिए, फिर जगह जगह पर जहां मन करेगा वहां पीपीटी लगाएंगे, जहां मन नहीं करेगा वहां नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है, बताइए एक बार, चलें फिर कल मिले। ठीक है ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहिए भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जो आपको पढ़ाया जाएगा विश्वास रखिए, सब ठीक पढ़ाएंगे, उसकी चिंता ना करें, टाइम से पढ़ाएंगे। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें कुछ दिन, 2 4 10 दिन, ठीक है, और फिर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तहजीब से, तमीज के साथ पढ़ते रहिए, सब पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, नमस्कार।